नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि जरा सी उकसाहट पर हद से ज्यादा जवाब देंगे। जी हां, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर बताया और कहा है कि अब पाकिस्तान की हर इंच जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। इन बयानों से ये तो ज्यादा स्पष्ट क्लियर तौर पर हो जाता है कि दुश्मन देश बौखलाया हुआ है। पहले भारत से पिटा और अब काबुली पठानों ने भी पाक को धो दिया। हालांकि ये बात अलग है कि फिलहाल अभी यहाँ पर सीज फायर हुआ है। तिल मिलाए पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ बहकी बहकी बातें करता है। और समझिए किस रूप में। बाकायदा ये कहा गया है कि पाक सेना ने अपनी क्षमता हर युद्ध में दिखाई और अब किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। ये भी दावा किया गया कि उसके हथियार अब भारत का भूगोल बदल देंगे। ये सपने देख रहे हैं वो। हमला इतना करारा होगा कि भारत भूल नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, उसने कहा कि परमाणु देशों के बीच में युद्ध का कोई भी स्पेस नहीं है और भारत के हाथ में पूरे इलाके की शांति निर्भर है। ये बड़े दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। समझिए, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गिरा था। सीज फायर की भीख मांग रहा था, लेकिन फिर से गीदड़ भपकी पर उतर आया है। दरअसल एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से ब्रह्मोस की पहुंच है, उस ब्रह्मोस की पहुंच में पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन है। सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन साफ तौर से नजर आ गया था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की क्षमता का प्रतीक है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ये भी कह चुके हैं कि मिसाइल वायुसेना, नेवी और थल सेना की बड़ी रीढ़ है। समझिए, राजनाथ सिंह की इसी बयान के बाद में अब पाकिस्तान डर गया है, परमाणु युद्ध की गीदड़ भमकी देना शुरू कर चुका है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। भारत को डराने का सपना देखना आखिर पाकिस्तान कब बंद करेगा? क्या ये धमकी पाकिस्तान की बौखलाहट का सबूत नहीं है? सवाल ये भी कि भारत की बढ़ती ताकत से पाक इतना असहज क्यों महसूस करता है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनकी करेंगे चर्चा। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है वो जुड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ में जो खास मेहमान है आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। इस दौरान मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल, रक्षा विशेषज्ञ तौर पर संजीव मलिक जी जुड़ रखे हैं। बाकी अन्य सदस्य भी जैसे भी जुड़ेंगे वैसे ही मैं आपसे मिलवाती हूँ। संजीव मलिक जी, आखिर पाकिस्तान की एक बार फिर से ये गीदड़ भपकी आई है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान कहता है कि इस बार ऐसा युद्ध होगा और ऐसा रिटेलिएट, ऐसी जवाबी कार्रवाई की जाएगी कि हिंदुस्तान का भूगोल बदल जाएगा। जरा बताइए। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से ये बात स्पष्ट कही जा चुकी है कि भारत की सैन्य ताकत इतनी मजबूत है कि वो सीधे सीधे पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने में सक्षम है। नैना, जय हिंद। आपको और आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। आते हुए जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में दिया है नैना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इससे ना तो हमें घबराने की जरूरत है, ना हमें कोई इसका इवन नोट लेने की जरूरत भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनका फील्ड मार्शल मुनीर है, ही हैड ए लॉस ऑफ फेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इनके कुछ देश ऐसे हैं जो उनको डायरेक्टली नहीं कहते या अमेरिका नहीं कहता, क्योंकि वो शायद उनको बोलकर ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते। और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का जिस तरह से एक ये अंजाम दिया गया है चीज को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान का जो हश्र हुआ है, उससे कोई भी तरह अपने आप को बेवकूफ रख के अपने आप को अंधेरे में नहीं रखने वाला है। अभी देखिए, मुनीर के अंदर बहुत बड़ी कुंठा है और वो उसको खुलेआम जाहिर इसलिए नहीं कर पाते कि देखिए अभी नया नया ऑपरेशन सिंदूर है, दूसरे फ्रंट खुल चुके हैं और ऊपर से अमेरिका का दबाव है। नहीं तो उनके अंदर सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन, बेचैनी और शायद नींद भी नहीं आ रही होगी कि इंडिया के हाथों उन्होंने अपनी वो दुर्गति कराई है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। अब मैं बताता हूं, बहुत अच्छा वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कई मिथ टूट गए इससे। पहला मिथ तो ये हुआ कि पाकिस्तान जो भी करता रहे हम उसको सिर्फ निंदा करेंगे। नहीं, हालांकि ये ऑपरेशन ये उरी के बाद से टूट चुका, बालाकोट के टाइम में टूट चुका और अब अच्छी तरह टूटा है। दूसरी चीज हमने ये कि जो हमारे पे एक स्टैंप लगा हुआ था सॉफ्ट नेशन, हमने सॉफ्ट नेशन की उस चादर को उतार फेंका है। जी। पूरी दुनिया इस बात को जानती थी, अमेरिका को भी यहां तक उम्मीद नहीं थी, चाइना को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस डेप्थ तक जाकर इतना नुकसान कराएगा और ये मैसेज देगा। तीसरी बात इसमें बताता हूं,
पाकिस्तान की हमने शुरुआत नहीं, डेप्थ के एरिया को टारगेट किया है, जहां जहां पे आतंकवादी इन्होंने छुपा रखे थे। जी हालांकि इन्होंने नई चाल शुरू कर दी है। अभी फ्रंट से लेके आतंकवादी को अड्डे को ये फिर डेप्थ में ले जा रहे हैं, और उनके जो फैलाव है, जो उनका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ये श्रिंक कर रहे हैं, वर्टिकल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के बजाय। जी ये भी सर। हमारी नजरों में है। अब ये ऐसा नहीं होता है, हमारे पास इंटेलिजेंस जो है, ये हमारे पाकिस्तानी भाई साहब कह सकते हैं, इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है ना, बहुत दिनों की बात नहीं है, शायद भूल गए। 105 सैटेलाइट एक ही लॉन्च में ऐसे ही नहीं किए थे। वो सिर्फ वहां पे जाके ऊपर से फोटो खींचने के लिए नहीं थे, जी उनका एक पर्पज था, मकसद था। हम हर इंटेलिजेंस को अपने एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं। हमें पाकिस्तान में मालूम है कौन सी गाड़ी कहां किसकी मूव हो रही है। एनीवे, चलो ये तो हुआ इंटेलिजेंस का पास, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी अच्छा काम कर रही है, इंटेलिजेंस वाले अपना काम कर रहे हैं। जी अब बात आते हैं जो अभी लेटेस्ट धमकी है इनकी। जी सर। देखिए, पाव पाव बम सुना है आपने भी, सुना है सबने। ये बिल्कुल। पाव पाव कुछ नहीं है, ये इनकी भाषा है पाव पाव की। अगर आप एक एटॉमिक चलाएंगे तो पाकिस्तान मिट जाएगा, तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं, हम भी मरेंगे। हमें हमें ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज हमारे ऊपर आती है, गिरती है, हम बचेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए ये नासूर खत्म हो जाएगा। रही बात ये, मुनीर जानते हैं इस बात को, मुनीर सिर्फ वहां पे अपना ग्राउंड को होल्ड करना चाहते हैं, अपनी गिरी हुई साख को समहाउ रेस्टोर करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ही चीज पे एकजुट हो सकता है कि वहां की आवाम को बेवकूफ बनाकर, आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है एंटी इंडिया, कश्मीर का चूरण, ये सब चीजें बोल बोल के कश्मीर की वहां की आवाम को बेवकूफ बना के एकजुट किया जाता है। नहीं तो वहां की आवाम ने ना, आज जिस तराही से, इस परेशानी से गुजर रही है, वो जी, अपने आप में खड़ी हो जाने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत करने वाली है, और जी, ये जी। दिन दूर नहीं है। अभी तो अफगानिस्तान चालू हुआ है ना, ठीक अभी है सर, बलूचिस्तान का यही देखिए ना। जानने की मैं कोशिश भी कर रही थी। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से पैनलिस्ट इरशाद अहमद भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि PMLN के नेता हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इरशाद अहमद जी, आप ही का रुख करते हुए मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में इस दौरान हम लगातार देखते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये कहा जाए कि महंगाई का स्तर बहुत ज्यादा है। आंतरिक मसले जो हैं वो चिंता का सबब है ही सरकार या सेना के लिए। सीमाओं पर एक बड़ा टेंशन, बड़ा कियोस्क तो नजर आता ही है। क्या इस तरह से ये जो धमकियां बताकर या इस तरह से एक माहौल बताकर इन सारे मामलों से अपना ध्यान भटकाने की, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश आपके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, क्या वो कर रहे हैं कि भाई जनता को इसी रूप में उलझा कर रखो, बाकी सारी चीजें वो भूल जाएगी? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें जो साहब बोल रहे थे अभी, ये उल्ट बोल रहे थे कि हम इलेक्शन को उलझाने में, आवाम को उलझाने में लगा देते हैं और पीछे चोरी चकारी करते हैं। ये आप लोग कर रहे हैं, आपकी हुकूमत कर रही है। आप देखिए, ये चूरन चटनी जो बेच रहा है, मोदी सरकार बेच रही है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। कभी काबुल के नाम से, कभी तहरीक तालिबान के नाम से, कभी बलूचिस्तान के नाम से, कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा के, और कश्मीर का चूरन भी आप ही बेचते हैं। हम तो इंशाल्लाह उसको आजाद कराएंगे, एक दिन आएगा। आप देखते जाइए कि मकबूजा कश्मीर बहुत जल्दी आजाद होगा। अब आप बात करेंगे पाकिस्तान तना रह गया। मैं ये कहता हूं कि अगर आप चारों तरफ बलूचिस्तान है क्या, चारों तरफ देखें, वैसा आजाद कराएंगे जैसा पीओके है, वैसा आजाद कराएंगे जैसा पीओके है, या फिर वैसा आजाद कराएंगे जैसा बलूचिस्तान है, या वैसा आजाद कराएंगे जैसे कि अभी अफगानिस्तान की जो जनता के साथ में या सीमा पर तनाव बना हुआ है? यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। आप चाहते ये थे कि काबुल से हमारी लड़ाई हो जाए, ठीक है जी, अफगानी हमें हमारे ऊपर दहशतगर्दी कर देंगे। और मैं मुसलसल आपसे कह रहा था कि हम सिफारती बिना पे तमाम मामलात को दुरुस्त कर लेंगे और आपके दहशतगर्दों को बोरियों में बंद करके इंशाल्लाह हिंदुस्तान भेजेंगे और हिंदुस्तान की सरहद पार फेंकेंगे उनको, जो कि यहाँ आपने पाले हुए हैं, जो गुंडे पाले हुए हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं मुसलसल, जो खित्ते का अमन बर्बाद करते हैं। देखिए, अब वक्त वो है, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने आपको थ्रेट नहीं दी, उन्होंने आपको चेतावनी दी है कि संभल जाओ, इंसान बन जाओ, वरना वो मुर्गा बनाएंगे आपको, वो मुर्गा बनाएंगे कि जो अंडा देगा ना बच्चा देगा। तो आपको अभी भी मुर्गे ही नजर आते हैं वहां पे। बताइए, महंगाई और भुखमरी का स्तर इस तरह से है,
आपको आप देखिए, वही खुदा की मुर्गा कसम, पालेंगे। देखिए यही हो आप जाता है ये ना उसी। सोचिए, अब समझिए आपने पाकिस्तान या टीटीपी जैसे संगठनों को, जैसे उसी मुर्गे को आपने पाला, आपने कहा कि वो अंडा देगा, बाद में आप ही को उसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन वही वो जो टीटीपी है वो आप ही को हलाल करने पर लग गया। सिर्फ टीटीपी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम दहशतगर्दी जो संगठन है, आपने उनको पाला, आपने सोचा कि भाई यही आपको कहीं ना कहीं आपकी दावत को और भी ज्यादा लजीज बनाएंगे, लेकिन अब वही आपको हलाल करने पे लग गए। देखिए चंद लोग जो दहशतगर्द हैं हमने आधे से ज्यादा तो खत्म कर दिए, अब जो थोड़े बाकी बचे हैं वो इंशाल्लाह भागेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान, मैंने सुबह भी आपके एक शो में कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि आप मामू लगते थे काबुल के, ये आपके बाप का मुल्क था जहां जाकर के आपने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। आपके कई जनरल्स बोलते हैं कि हमने वहां इन्वेस्टमेंट की, हमने सड़कें बनाई, हमने एयरपोर्ट बनाया। भाई क्यों बनाया? इसलिए आप ये काम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट ये कर रहे थे कि खित्ते में अमन ना रहे। यहाँ से बैठ करके आप काबुल के पीछे छुप करके आप दहशतगर्दी करवाते रहे मुल्क में, दूसरे पाकिस्तान में, दूसरी जगहों इरशाद पे। अहमद जी, इरशाद अहमद जी, मैं अब ये आपसे देखिए ना, आपकी मैं कुछ सुनिए, शर्म मैं मिलती है ना, आपसे आपके थोड़ी करीब है सेंसिबल ना, बातों आपका ना, आपका कोई कल्चर मिलता बातों है की ना, आपकी उम्मीद रख जुबान रही मिलती थी। है कोई भी अफगानिस्तान देश, से, अच्छा अमेरिका ना आपका आखिर कल्चर क्यों, मिलता है, ना अमेरिका जुबान मिलती है, पाकिस्तान ना में क्यों लिबास मिलता है। इन्वेस्टमेंट आप कर करने रहा क्या है? आए काबुल में? सुनिए, अमेरिका पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? चाइना ने पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट किया? आखिर दूसरे, आपने भले दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसकी जरूरत होगी, लेकिन शदेंदु जी जरा मैं चाहूंगी आप बताइए, क्या ये इन्वेस्टमेंट इसी रूप में होता है? जरा इरशाद जी को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट या ये जो पूरा एक खेल जिसको एक अलग रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान और इंडिया के संबंध अभी के थोड़ी ना है, वो तो बहुत पुराने हैं। क्या इन्वेस्टमेंट को ये इस रूप में नजर आता है इन्हें? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे आपके पैनल पे जब भी आते हैं, और इस चैनल पे नहीं, बहुत सारे कई चैनलों पे इन लोग से इंटरेक्शन हुआ है, कभी कोई सेंस वाली बात ये करते नहीं, लिहाजा इनके साथ तू मैं करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। आप देखिए पाकिस्तान की वस्तु स्थिति समझिए, कितनी बुरी तरीके से फंस गया है। चाइना भी थप्पड़े मार रहा है, अमेरिका भी डिमांड कर रहा है, तालिबान भी मार रहा है, टीटीपी भी मार रहा है, बीएलएफ ने नाक में दम कर रखा है, पीओके आजादी है, और सिंध और बलूचिस्तान का आपको पता ही है क्या हालत हो रखी है। तो पाकिस्तान पूरे अपने ही जाल में फंस गया है, बिल्कुल बुरी तरह के फंसा। और ये इसी खिसियाहट जो है असीम मुनीर के स्टेटमेंट में आती है। जनरल ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि ग्राउंड पे वो एग्जीक्यूट करने के लिए हिम्मत नहीं रखता है। अगर उसको कुछ भी करना होगा, आज की डेट में पाकिस्तान कोई इंडिपेंडेंट एक्शन ले नहीं सकता, उसको अमेरिका से ओके कराना पड़ेगा, उसको वॉशिंगटन बार बार दौड़ के जाना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा, तुर्की के पास जाना पड़ेगा। तो आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी तो है नहीं, सॉवरेनिटी आपकी स्टेक पे है। अमेरिका आपके मिनरल ले जाएगा, चाइना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आपके पोर्ट पे कब्जा कर लेगा, और आप गुलाम बन के रह जाएंगे। हिंदुस्तान के साथ थे तो आपको आजादी मिल गई, आपकी खुशकिस्मती थी। लड़ाई में स्वतंत्रता के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, धर्म के नाम पे एक मुल्क बना लिया और जो शदेंदु जी, ऑर्गेनिकली एक था मैं नहीं। एक और बात आज की काउंटर डेट करना मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी, हालांकि वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैंने गलत तो नहीं सुना। इरशाद अहमद जी ने अफगानिस्तान के लिए कहा है कि भाई तुम्हारे बाप का तो नहीं था। आखिर किसके बाप का था, किसका नहीं था, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बात का ही मैं आपको भी जवाब दे दूं। किसका था, जरा एक बार इतिहास में जाकर देखिएगा, एक बार देखिएगा कि जो डुरुंड लाइन बनी वो कब बनी, एक बार ये देखिएगा कि आखिर अफगानिस्तान कब बना, पाकिस्तान कब बना। और मुझे लग रहा है उसका जवाब मैं आगे जाकर ज्यादा अच्छे से मुझे बता पाएंगे सज्जाद बुखारी। लेकिन शदेंदु जी, जरा इस बात को भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, अफगानिस्तान में इशू जो क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टसल क्या, पश्तूनों का इशू है। ड्यूरेंट लाइन को पहले दिन से ही अफगानिस्तान मानता नहीं है, और जब वहां पे अमेरिकन थे तो यही तालिबान, यही टीटीपी, यही पाकिस्तान की सरकार इन्हीं पश्तूनों का, इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके अमेरिका को बाध्य किया कि आप वहां से जाइए। यह सिलसिला यूएसएसआर के समय से शुरू हुआ, जब वहां पे थे। एक समय आपका इतना स्ट्रांग एलाई, और यही पश्तून जब लगातार बॉर्डर से आ जा रहे थे तो पाकिस्तान आर्मी ने उनको रोकना शुरू किया। वो नहीं माने, आपने उनके पर जाति की पोस्टें बनाई, फायरिंग किया, और आपने अपने मुल्क को इस स्टेट में पहुंचा दिया कि बल्कनाइजेशन। आपकी बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है, आप रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, आपकी जो शासन तंत्र है वो इमेच्योर है। शाहबाज शरीफ कहां है, दिखते नहीं। मरियम शरीफ कहां है, दिखती नहीं। आपकी जनता सड़कों में, आक्रोश है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की पिटाई होती, पतलूने उतार दी जाती, यूनिफॉर्म को हैंग कर दिया जाता है, शर्म आनी चाहिए आपको सिक्योरिटी फोर्सेस कहलाने में। आप बलूचिस्तान में आपके सैनिक जाना नहीं चाहते, वहां से पलायन करते हैं, तो आपने अपनी देश की स्थिति को गर्त में
में खुद डाला हुआ है। आपने इनवर्ट देखा नहीं, पाकिस्तान को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए सोचा नहीं। आप दहशतगर्दी के साथ चले गए, आप हाफिज सईद के साथ चले गए, आप लश्कर तौयबा के साथ चले गए। तो आपकी जो बेसिक सोच जब गलत हो जाएगी तो कैसे राष्ट्र उन्नति करेगा? एक रास्ते पे हम निकले थे स्वतंत्रता के बाद, आप दहशतगर्द बन गए, हम तरक्की मुल्क देश बन गए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको सोच बदलनी, आपको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। ये उसी बातों से निकलिए। आवाम के साथ हिंदुस्तान खड़ा है, लेकिन आपकी सियासत, आपके दहशतगर्दी के साथ नहीं खड़ा। और अफगानिस्तान में देखिए, आज की डेट में 4 साल से तालिबान जिस भी हालत में सत्ता में है, वहां रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीबिल्डअप चल रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान, उनके विदेश मंत्री आए, एक तरीके का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना, रशिया ने रिकॉग्नाइज किया। और पाकिस्तान आज की डेट में क्या कर रहा है? अपने ही मित्र की पीठ पे छुरा घोप रहा है। सीज फायर होता, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन करके आप सबसे ज्यादा ड्रोन से फायर शर्मनाक करके और बात उनके यह है, क्रिकेटर्स मार देते शर्मनाक हैं। बात यह है सर कि भारत तो कभी एक तरह से कहा जाए कि अलग रूप में अलायंस एक तरह से रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी बहुत ज्यादा पुराना वक्त नहीं हुआ जब इनके संबंध, वो बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध हुआ करते थे, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्या किया है, देखिए ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ खिलाड़ियों की, अपने ही उन लोगों पर जो कभी इन सरकारों पर भरोसा करती थी, उन्हीं लोगों पर इन्होंने बम बरसाए हैं, एयर स्ट्राइक किए हैं, हमले किए हैं, और इन क्रिकेटर्स की जान गई है। किस तरह से पूरे संसार में एक तरह से और एक्सपोज हो गए और बार बार ये कहते हैं कि हम प्रताड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं। उस प्रताड़ित होने की एक बड़ी तस्वीर जो है ये हाल ही में लोगों ने पूरी दुनिया में देखी। मैं सज्जाद बुखारी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले इरशाद अहमद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी। बार बार अफगानिस्तान और भारत को लेकर आपकी बातें, आपको बहुत ये कहा जाए तिलमिलाहट होती है कि हाल ही में उनकी कैसे संबंध बने, और आपने कहा था कि आखिर कौन किसका पुत्र है, पिता और बेटे और बाप की बात आपने कही थी। मैं बता दूं जरा, अफगानिस्तान का जिक्र जो है ना वो अभी का नहीं है, सदियों का है, युगों का है। अफगानिस्तान, आपने, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है महाभारत, उसमें कंधार का जो जिक्र होता है अफगानिस्तान का हिस्सा है। आप जरा जाकर देखिएगा। वैसे या तो आप कभी आइएगा, हम आपको भेंट भी करवाएंगे, आप देखिएगा। और आपके और अफगानिस्तान के संबंध जो अभी खटास में है वो कोई अभी के नहीं है, वो भी कई सदियों से चले आ रहे हैं, वो लगातार चले आ रहे हैं। कभी आपके दोस्त बन जाते हैं, कभी आपके एक दूसरे के आप लोग छुरी भोंकते हुए नजर आते हैं, यही तस्वीर नजर आती है। लेकिन सज्जाद बुखारी, एक बार फिर से मैं टॉपिक का रुख करते हुए, आखिर बार बार इस रूप में जब भी कोई अंदर खाने कोई एक अलग कियोस्क नजर आता है, तो आखिर क्यों ये कहा जाए कि आपके जो विदेश मंत्री हैं या फिर रक्षा मंत्री हैं उन्हें इंडिया की याद आ जाती है, वो परमाणु बमों की धमकी दे रहे हैं? आखिर किस रूप से अंदर अलग परेशान है, सीमाओं पर अलग कियोस्क है, और एक अलग एक बार फिर से धमकी देकर, हालांकि धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल जो इश्यूज हैं उनसे माइंड डाइवर्ट कराने की कोशिश है? मेरा वही सेम सवाल। नैना जी, आदाब अर्ज़ है आप सबको, और हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और नैना जी, शायद आपको टॉक बैक में आपके प्रोड्यूसर ने नहीं बताया, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मेरा अपना लाइव शो है, लेकिन मैंने फिर भी आपको टाइम दिया, क्योंकि जब उन्होंने मुझे आपका बताया, बहुत शुक्रिया सज्जाद जी। जी 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 जी, तो मैं आप चाहूंगा कि आप वो टाइम कैलकुलेट करके उतना टाइम मुझे दे दें, तो फिर बाकी आप अपने पैनलिस्ट को टाइम दे दें, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है। तो मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, और अभी जो थोड़ी देर पहले भाई कह रहे थे कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, स्टेटिस्टिक्स पे बात करता हूं, फैक्ट्स पे बात करता हूं, तो अभी थोड़ा सा आप अपना दिल बड़ा करें, और मैं अभी आपको फैक्ट्स पर लेके आऊंगा और आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। जो पीएमए में हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो डिसाइसिव मैसेज आपको दिया है, जिसमें उन्होंने आपके एग्रेशन का और फैसला कुन कार्रवाई का भी आपको उन्होंने कहा है, तो वो तो अपनी जगह पर जो है वो बात आज भी मौजूद है। और हम अभी भी कहते हैं कि अगर आप जोग्राफियाई वसत की गलत फहमी का शिकार हैं